हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं इतिहास की क्लास लेकर के सिंधु घाटी की सभ्यता का तीसरा क्लास आज है। हम पुनः इसको जो है सबसे पहले हम लोग इस पे नामकरण पे चर्चा किए थे, फिर इसका विस्तार कहाँ कहाँ है उस पर चर्चा किए थे। अगला टॉपिक जो है इसका वो ये है कि सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। सिंधु घाटी की सभ्यता जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास फली फूली थी दूसरी और तीसरी सहस्राब्दी में, तो उसका काल निर्धारण क्या था, इसको लेकर के विद्वानों में बहुत ही मतभेद है कि आखिर यह सभ्यता कब से कब तक इसका ये बसी थी, कब इसका उत्थान हुआ, कब इसका पतन हुआ। इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है कि सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। और ये प्रश्न जो है हमको लग रहा है कि कई बार एग्जाम में पूछा है। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में भी ये प्रश्न एक बार पूछ दिया था 200 वर्ड में लिखने के लिए कि सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण आप खुद निर्धारित करिए कि सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण क्या था, काल किस काल से किस काल तक यह सभ्यता जो है फली फूली थी। हमको इसी पे चर्चा करना है। तो इसमें हुआ क्या कि सिंधु सभ्यता की जो भी जानकारी है वो किससे मिलती है, हमारी उत्खनन से मिलती है। तो उत्खनन में हुआ क्या कि बहुत सारे जो पुरातत्वविद थे उन लोगों ने क्या किया कि इसकी खुदाई कराया, और खुदाई कराने के बाद जो है अपने अपने अनुसार जो भी उनको तर्क देना था, लॉजिक देना था, उस हिसाब से इन लोगों ने क्या किया है कि सिंधु सभ्यता या सिंधु वासियों के काल का निर्धारण किया है। तो इसमें जो सबसे एथेंटिक माना जाता है वो ये वाला माना जाता है, रेडियो कार्बन विधि द्वारा। रेडियो कार्बन विधि द्वारा जीवाश्मों के आधार पे जब क्या किया गया कि सभ्यता का सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया गया, तो इसके द्वारा ये पता चला कि 3500 से लेकर के 1300 के मध्य जो है यह सभ्यता क्या थी, फली फूली थी, रही थी, है ना। लेकिन इसमें एक समस्या उत्पन्न क्या हो जाती है कि जिन जगहों पे सिंधु सभ्यता के लोग रहते थे वहीं पे जो है वैदिक संस्कृति भी पनपती है, और उसका स्टार्टिंग या उसका शुरुआत या प्रारंभ कब से हो जाता है, 1500 ईसा पूर्व से हो जाता है। तो ये मत थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, इसलिए इस मत को भी बहुत ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता है। लेकिन आप में प्रश्न कैसे आएगा, ये नाम दे देगा और ये दे देगा कि किसने क्या कहा है, बस आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो रेडियो कार्बन विधि द्वारा जो निकाला गया है उसमें इसका टाइम पीरियड बताया गया है 3500 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के मध्य जो है यह संस्कृति थी। इसके बाद से इस संस्कृति का क्या हो गया, पतन हो गया, इस सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा जो है मार्टिमर व्हीलर साहब एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं। खुदाई कार्यों में लेकर के, उत्खनन के कार्यों में लेकर के इनका एक बहुत बड़ा योगदान है सिंधु सभ्यता और भारत में उत्खनन के कार्यों को लेकर के। तो इन्होंने जो है जो काल निर्धारण किया है वो 2500 से लेकर 1500 बताते हैं। ठीक है, किसने, मार्टिमर व्हीलर जो है वो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो 2500 से लेकर के 1500 तक था। और ये जो है ये आर्गुमेंट क्या देते हैं, आर्गुमेंट ये देते हैं, ये कहते हैं कि इस समय जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में थी, कहाँ पे थी, इराक में। इराक में दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था सारगौन। सारगौन, ठीक बेटा। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे थी, इराक में। किस नदी के किनारे थी, दजला फरात नदी के किनारे। वहाँ के राजा का क्या नाम था, सारगोन। और इस राजा ने एक अभिलेख लिखवाया था जिस अभिलेख का नाम सुमेरु अभिलेख था। और उस अभिलेख का टाइम पीरियड क्या था, 2350। ठीक है, प्रश्न आता है सुमेरु अभिलेख किसका है, किसका है, सारगोन का। सारगोन कौन था, मेसोपोटामिया का राजा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ फली फूली थी, इराक में। किस नदी के किनारे, दजला फरात नदी। दो नदियाँ थीं, दजला और फरात, दजला और फरात, फरात नदी। दजला और फरात नदी के मध्य जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता फली फूली थी। इसी सभ्यता, यही इसी का एक राजा था। इसी को आधार मान करके उसने जो है वो सारगोन जो है अपने सुमेरु अभिलेख में कहता है कि दिलमुन और मेलुहा के व्यापारी क्या करते थे, हमारे बंदरगाहों पे व्यापार करने आते थे, जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित थी। इसी आधार पर मार्टिमर व्हीलर जो है इसका टाइम पीरियड क्या निकालते हैं, 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, है ना।
अब मार्टिमर व्हीलर ही जो है इस बात का वो उल्लेख करेंगे कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, वैदिक कालीन जो आर्य थे उनके आक्रमण से हुआ, वाह्य आक्रमण से। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला बेटा डी.पी. अग्रवाल एक इतिहासकार हैं। डी.पी. अग्रवाल ने भी टाइम पीरियड क्या बताया है, 2350 से लेकर के 1750, इनका अपना मानना है। जॉन मार्शल का नाम मोहनजोदड़ो की खुदाई से लेकर के जोड़ा जाता है, यही इसके प्रणेता माने जाते हैं। ये जो है पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है, महानिदेशक थे। इन्हीं की देख रेख में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। ये जो समय निर्धारित करते हैं वो 3250 से लेकर के 2750, और मैके जो है, मैके क्या करते हैं 2800 से लेकर के 2500 तक जो है काल का निर्धारण करते हैं कि इनके बीच में यह सभ्यता फली फूली थी। लेकिन जो एथेंटिक माना जाता है वो यही वाला माना जाता है, 2350 से लेकर के 1750 के मध्य जो है सिंधु घाटी की सभ्यता अपने परिपक्व दशा में एकदम क्या होती है, अपने आप को प्रस्तुत करती है। किस समय से लेकर के 3250 से लेकर के 2750 के मध्य में, यही काल जो है सबसे अच्छा माना जाता है मार्शल का। तो इतना है, इससे प्रश्न आता है। अब आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। एक टॉपिक और है कि सिंधु सभ्यता, जो सिंधुवासी थे, सिंधु सभ्यता जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास फली फूली थी, उसका उद्भव कैसे हुआ, किसी भी सभ्यता का उद्भव कैसे होता है, उसका पतन कैसे होता है, यह एक इतिहासकारों में, इतिहास जानने वाले लोगों में, छात्रों में एक जिज्ञासा बनी होती है कि एक ऐसी सभ्यता जो नगरीकरण थी, नगरीय सभ्यता थी, जहाँ पे स्वच्छता की लोग बात करते थे, व्यापार वाणिज्य की बात करते थे, फसलों को उगाते थे, वहाँ नदियाँ बाढ़ लेकर के आती थी, उपजाऊ भूमियाँ थी, वहाँ मातृसत्तात्मक समाज था, बहुत तरह के आभूषणों का उनको ज्ञान था, उनकी संस्कृति भी बहुत अलग किस्म की थी। आखिर वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका उद्भव कैसे हुआ है, इस चीज़ को लेकर के हमारे इतिहासकारों में दो मत है। कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का उद्भव जो है, सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के द्वारा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की उपनिवेश थी। मतलब मेसोपोटामिया के लोग जो है, जो इराक में फली फूली थी सभ्यता, वो लोग जो है भारत में आते थे व्यापार वाणिज्य करने के लिए, और उसी के माध्यम से व्यापार वाणिज्य करते करते जो है यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या कर दिए, निर्माण कर दिए। ठीक है, तो इसमें जो मेन नाम है मार्शल का, जॉन मार्शल का, मार्टिमर व्हीलर का, गार्डन चाइल्ड का, ये तीन लोग क्या कहते हैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत, ये तीन लोग ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका उद्भव जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी सुमेरियन सभ्यता की यह क्या थी, उपनिवेश थी। ऐसा उन लोगों का देने का एक तर्क है। कई कारण वो बताते हैं कि जैसे वो लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लिपियों का ज्ञान था, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों को भी लिपियों का ज्ञान था, वो लोग भी चाक पे बर्तन बनाते थे, ये लोग भी चाक पे बर्तन बनाते थे, वो भी बर्तनों को कलर करते थे, ये लोग भी बर्तनों को कलर करते थे, और ये दे करके वो एक क्या वो कहते कि वो भी नगरीय सभ्यता थी, ये भी नगरीय सभ्यता थी। 4-5 कारण बता करके कहते हैं कि इससे यह प्रूफ होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो क्या थी, सुमेरियन सभ्यता की उपनिवेश थी। इसमें किसका किसका नाम आता है, मार्शल का, मार्टिमर व्हीलर का और गार्डन चाइल्ड का। ठीक है, तो ये जब मेंस वगैरह का क्लास पढ़ा जाता है तो इसका काउंटर किया जाता है कि समानता तो थी लेकिन उसमें बहुत सारी असमानताएं भी थी, तो वो आप लोगों को जानने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे मैं एक असमानता बताता हूँ कि ये ठीक है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो क्या थी, दोनों नगरीय सभ्यता थी, लेकिन दोनों सभ्यताओं की बसावट में क्या था, अंतर था। सिंधु घाटी की सभ्यता नियोजित रूप से बसाई गई थी, जबकि सुमेरियन सभ्यता जो है वो तितर बितर बसी हुई थी। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर हैं, तो इसको नहीं माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन विदेशी मत में मेसोपोटामिया की यही प्रश्न आता है कि कौन से इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो क्या थी, मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता की उपनिवेश थी। तो इन तीनों लोगों का नाम आता है, यही तीनों लोग कहते हैं। ठीक बेटा, आगे देखो, देसी मत में अमलानंद घोष जो हैं ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का उद्भव जो है राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में, राजस्थान में जो बीकानेर है, बीकानेर, ठीक है,
वहीं पे सोथी संस्कृति विकसित हुई थी, उसी संस्कृति द्वारा क्या किया गया, इस संस्कृति का विकास किया गया है। तो ये प्रश्न आता है बेटा कि सोथी संस्कृति को सैंधव सभ्यता के उद्भव का जिम्मेदार कौन मानता है? अमलानंद घोष मानते हैं। आगे फेयर सर्विस एक इतिहासकार हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, विदेशी इतिहासकार थे। इन्होंने कहा है कि सैंधव सभ्यता का उत्थान जो है वो कैसे हुआ है? बलूचिस्तान में जो एक प्राक हड़प्पन संस्कृति बस रही थी, उसी संस्कृति का विकास जो है सैंधव सभ्यता के रूप में हुआ। और इन्हीं फेयर सर्विस के मत को सही माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी सर्विस जो है फेयर है एकदम, है ना। एक ट्रिक हम लोग याद करते थे पढ़ते समय कि इनकी सर्विस क्या फेयर है, मतलब इनका जो मानना है वो एकदम सही है। वो ये कहते हैं कि कुछ जगह थी, प्राक हड़प्पन जगह थी, जो हड़प्पा के पहले जिनका उद्भव हो गया था, वही जगह जो है क्या हुई, आगे चल करके जब विकसित अवस्था में आई, अपने पूर्ण विकसित अवस्था में आई, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रस्तुत की, तो वही सैंधव सभ्यता के रूप में दिखाई दिया और इसी फेयर सर्विस के मत को माना जाता है। ठीक है, तो आज 2 ही टॉपिक हम लोग रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं ले आया हूँ, उस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम तो चलेगा नहीं, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो हम कुछ क्वेश्चन भी आज नोट करके आप लोगों को ले आए हैं, उस क्वेश्चन की हम जो है चर्चा कर देते हैं, जल्दी जल्दी चर्चा कर देते हैं उस क्वेश्चन की, है ना। और उस क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाइए। हम लोग कुछ 20 या 21 क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित, जो आए हुए एग्जामों में हैं, आपके जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें आया हुआ है, आगे भी आने की संभावना है। तो अभी जो पीसीएस का एग्ज़ाम या आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, और जो भी इधर आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस एसएससी जीडी का या आपका भी पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन स्पेशली आरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हम सॉल्व कराते हैं उसको जो है, आप लोग इसको देखिए। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी हम अपने टॉपिक में शामिल करेंगे कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन लोग थे, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रोटोस्ट्रायड थे,